मेरा नाम प्रमोद कुमार मंडल भितरली बिहार सीतामढ़ी से हूँ और काफी समय से इस खूबसूरत शहर में रह रहा हूँ। और अपना पीछे के जो काम है वो सबसे पहले जब आए तो सिलाई के काम किए और काफी समय करने के बाद कटाई के काम कर रहा हूँ, सीख के कर रहा हूँ। और उसी दौरान इस खूबसूरत सिस्टम के बारे में मुझे पता लगा और जैसे पता लगा तो मैंने तुरंत ही इस खूबसूरत सिस्टम पर एक्शन लिए और एक्शन लेकर के काम करना शुरू किया। एक्शन क्या लिए कि इस खूबसूरत सिस्टम के बारे में हमने पता किए कि हम लुधियाना में आए और लुधियाना में आने के बाद जब मैंने कटाई के काम सीखा और सीखने के बाद जब करने जाते थे किसी कंपनी में तो उस कंपनी के बारे में हम लोग पता लगाते हैं कि ये कंपनी कैसा है और ये पैसा देता है कि नहीं देता है, काम देता है कि नहीं देता है, पता लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्या लगाते पता? उस कंपनी का बैक दृष्टि, यानी कि कंपनी कैसा है, कम के पैसा तो देता है कि नहीं देता है, ऐसे हम लोग पता लगाते हैं। तो उसी प्रकार से जब इस खूबसूरत बिजनेस के बारे में मेरे को पता लगा तो पहले गहराई में जा करके इस खूबसूरत सिस्टम के आरसीएम बिजनेस के बारे में हमने पता लगा है कि ये कहाँ की है, क्या करते, पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, पहले क्या बनाते थे, अब क्या बनाते हैं। किसी भी काम में जब अपना समय हम लगाएंगे अपना करियर बनाने के रूप में, कुछ पैसा कमाने के रूप में या सुख सुविधा के लिए, तो उस काम के बारे में हम सारी नॉलेज लेंगे। तो डीपली जा करके आपको पता करना पड़ेगा। जैसे पहले हम बाजार में भी करते थे, जैसे कि सिलाई मशीन, सिलाई के काम सीखने के बाद जब सिलाई के काम को ढूंढने जाते थे तो पहले उस कंपनी की सारी चीज हम लोग पता करते थे, फिर मशीन लगाते थे। क्योंकि उस समय में मशीन अपना होता था, बाबू का मशीन नहीं होता था। हम लोग खुद 7-8 मशीन खरीद करके रखे थे और वो मशीन लगा लेने के बाद अगर बाबू खराब पकड़ा जाता था तो वो मशीन देता नहीं था और 1 महीना 15 दिन 20 दिन हम लोग के टाइम खराब कर देता था। इसलिए पहले हम लोग कंफर्म करते थे कि ये मालिक सही है कि नहीं है, यहाँ हमको पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से खूबसूरत सिस्टम है आरसीएम बिजनेस का, हम बैग में गए और डीपली समझने की कोशिश की है। जब कुछ बातें सीनियर के माध्यम से बताया गया कि ये सामान है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने स्टार्टअप किया और स्टार्टअप अपना ज्वाइनिंग करवाए। ज्वाइनिंग करवाने के बाद मैंने थोड़ा सा सीख करके लोगों को बताने के शुरू किए और मैं थोड़ा सा उसी कंपनी के जो पीछे आरसीएम बिजनेस के पीछे कौन सा ताकत काम करता है उसके बारे में बात करूंगा। जानना चाहते हैं आप लोग? Yes. आरसीएम एक ट्रेडमार्क है, उससे उसके पीछे जो काम करती है जो कंपनी, वो मामूली कंपनी नहीं है। वो कंपनी 1977 में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी थी। कहाँ की थी? भीलवाड़ा राजस्थान की। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी थी। ये 1977 में रजिस्ट्रेशन हुआ भारत सरकार से। 1977 में रजिस्ट्रेशन हुआ और ये कपड़ा बनाने के काम करती थी। क्या? सबसे पहले कपड़ा बना रहे थे, कपड़ा बना रहे थे और कपड़ा बना रहे थे और अच्छा कपड़ा बनाने की वजह से, अच्छा कपड़ा बनाने की वजह से 1986 में एक टॉप 10 में आ गया। टॉप 10 में आ गया। टॉप 10 के मतलब जानते हो आप लोग? Yes. क्या होता है कि पूरे इंडिया में कपड़ा बनाने में जो सबसे बढ़िया कपड़ा बनाएगा तो 10 गो में से एक उनका नाम आ जाता है। टॉप 10 होता है, टॉप 1 होता है ना। तो ये कपड़ा बनाने में टॉप 10 में थी 1986 में। और उसके बाद क्या हुआ कि सन 2000 में इन्होंने अपना ट्रेडमार्क का चेंज किए। क्या किए?
ट्रेडमार्क का चेंज किए, क्या रखे? RCM। अब बताइए 1977 से सन 2000 तक कितना सालों का फर्क हुआ? 33 साल की फर्क हुई। 33 साल तक इन्होंने कपड़ा बनाने का काम किया और 33 साल के बाद अपना ट्रेडमार्क का चेंज करके पहले मार्केट में कपड़ा बेचते थे और सन 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में अपना पैर रखा। अब बताइए कि जब ये कंपनी 1977 में भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन हुआ और कपड़ा बनाने का शुरू किया, तो आप लोग पता है कि कपड़ा बनाने की कंपनी में या मिल में कितनी लागत से बनती है? 1-2 लाख में हो सकती है क्या? यानी कि उसमें कई करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है कपड़ा बनाने के लिए। जब हम लोग इस खूबसूरत सिस्टम के कंपनी में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी में जब विजिट किए, वहां देखे तो एक मशीन 1 करोड़ का है, एक मशीन 5-5 करोड़ का है और कम से कम कई लाख स्क्वायर फीट में वो कंपनी बनी हुई है। तो इसका मतलब कई 100 करोड़ रुपया उसका लगा हुआ था उस कंपनी में, तभी जाकर के वो कपड़ा बनाने में सक्षम रहे और तभी कपड़ा बनाने में जब टॉप 10 में आए। और टॉप 10 में कौन सी कंपनी आती है? क्योंकि वो पूरे इंडिया में टॉप करती है तब आती है, बिल्कुल करता है तभी आता है टॉप 10 में। और सन 2000 में इन्होंने अपना ट्रेडमार्क का चेंज करके डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आया और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आने के बाद इन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि सन 2 साल तक ये कपड़ा बेचता रहा। सन 2002 में इन्होंने फास्ट मूविंग कंज्यूमर यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर डेली यूज होने वाला सामान यानी कि फास्ट यूज होने वाला सामान लेकर के आया सन 2002 में। कौन कौन सी प्रोडक्ट लेके आया? सर्फ और एक पेस्ट और एक साबुन, 3 प्रोडक्ट लेकर के आया था सन 2002 में। और बढ़िया से कंपनी काम किया और काम करने के बाद सन 2006 में टैक्स देने में दूसरा नंबर पे आ गया भारत सरकार में, कि जो टैक्स देने में दूसरा नंबर पे आ गया। और जैसे जैसे समय बीतते गया और अच्छे तरीका से काम करते गया और सन 2011 में राजस्थान सरकार के गाइडलाइन के माध्यम से सन 2012 में राजस्थान सरकार के गाइडलाइन से चलना शुरू हुआ। राजस्थान सरकार के गाइडलाइन से चलना शुरू हुआ। आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, है ना? राजस्थान सरकार के गाइडलाइन से चलना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का, मल्टी लेवल मार्केट का सन 2016 में भारत सरकार से गाइडलाइन बन गया। सन 2022 में इस गाइडलाइन का मतलब होता है कानून बन गया। और जैसे भारत सरकार से गाइडलाइन बना और कुछ ही दिनों के बाद 5-7 साल के बाद संशोधन कर दिया कानून का, यानी कि जितने भी कंपनी था सारे को बोला, जो मल्टी लेवल मार्केट के माध्यम से काम कर रहा था वो जितने भी कंपनी था इंडिया में सभी को बोला कि अब अपना अपना ब्यौरा जमा कराइए। और जब ब्यौरा जमा कराने की बात आई तो कहने को तो कह रहे थे कि 5-7 लाख कंपनी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट से काम कर रहा है और मल्टी लेवल मार्केट के माध्यम से, लेकिन जब ब्यौरा जमा कराने की बात आई तो मात्र 25 से 30 कंपनी अपना ब्यौरा जमा करा सका। क्योंकि अगर ब्यौरा जमा कराती कंपनी, जितनी भी कंपनी चल रही थी सारे अगर ब्यौरा जमा कराती, कोई कहता है कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, कोई कहता है मैं 15 साल से कर रहा हूं, तो उसको ब्यौरा जमा कराते तो भारत सरकार को 15 साल के टैक्स जोड़ करके देना पड़ता। इसलिए कोई कंपनी ब्यौरा नहीं जमा कराया और जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा था वो सारी कंपनी अपना ब्यौरा जमा कराया। और जितने भी अच्छी कंपनियां था उसको काम करने में बहुत सहूलियत हुआ और अच्छे तरीका से काम करने लग गया। उसमें इंडिया में सबसे टॉप
अपना जो मल्टी लेवल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो आरसीएम कंपनी है। और सौभाग्य की बात यह है कि हम लोग भी उसी कंपनी के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अब संशोधन कर दिया, संशोधन। अब रह गई बात कि मंत्रालय की। अब जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के बारे में को जो देख रेख करती है वो फिक्की का विदेश का एक कमेटी है। उसका हमारे आरसीएम की तरफ से भी कई लीडर उनका मेंबर है और बराबर जो जिनके मीटिंग से हम लोग बहुत प्रभावित होते रहते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मिस्टर सुरेंद्र बंसी के लिए एक मेंबर है और वो बराबर सरकार से बात करते रहते हैं कि सर इनका हमारा हमको कानून चाहिए, कानून मंत्री चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए जो कंज्यूमर इंस्पेक्टर होता है, ताकि हम लोग खुल के काम कर सके और गलत सलत कंपनियों पे रोक लगे। और कुछ दिन पहले की 2-3 दिन पहले की ही बात है, आप लोगों को पता है इंडिया से सारी गेम खत्म हो गई। गेम के ऊपर कानून बन गया, ना ड्रीम लेवल रहेगा, ना वो लॉटरी जितना भी गोटी उटी वाला जो था ना, सारा बंद। अमित शाह बिल पास करवा दिए। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी थे ना उसको जुए की तरफ धकेल रहे थे। और 1 साल का जो टैक्स था ड्रीम लेवल का, भारत सरकार को चला था 20,000 करोड़। तो लोगों के पैसा कितना आने की जा रहा था, नहीं कि अपने जुआ में हार रहा था। और कई लोग सुसाइड कर रहा था, कई लोग कुछ कर रहा था। ये बार बार सरकार से लोगों ने मांग किया और सरकार उस पर विचार किया और विचार कर करके हमारे देश से जुआ का काम था वो खत्म हो गया। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारे युवा पीढ़ी जो आएंगे उनको जुआ का लत नहीं लगेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। और कई चीजों पे सरकार की नकेल कसने की तैयारी है। और ये तो हो गई कि कंपनी कैसे कैसे भारत सरकार से अपना अपना जो प्रक्रिया में लगा है उसके बारे में बात हुआ। और इसके बाद